लार्जली ये सारा जो प्रेजेंटेशन बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि इसमें हमारे लिए क्या है, समनों के लिए क्या है, समन समन सन के लिए G20 क्या अहमियत रखती है, क्या चीजें लाती है, क्या नई चीजों में हमने अपना विचार जो जुड़ो जोड़ो के तहत कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। इस कारणवश ये G20 स्पेशल ली गई है। तो आओ चलते हैं, देखते हैं G20 का थोड़ा सा इतिहास। सबसे पहले हमारे सारे महापुरुषों को त्रिवारा अभी अभिवादन और नमन करते हुए, ये हमारे उद्देश्य का है, जुड़ेंगे जीतेंगे। जिद जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना ही जीतेंगे, जो जुड़ेंगे वे ही जीतेंगे। तो आओ जुड़े और जीते। ये कहते हुए, ये एक स्लाइड पे मैं आप सबका आ, आप सबका माइंड फोकस करना चाहता हूँ। ये यूनाइटेड नेशंस के उद्देश्य है, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत सारे विश्व में अभी डेवलपमेंट चल रही है। वो ये कहते हैं कि पहला, मैं एक एक करके गिनाऊंगा और ये बहुत अहम चीज है, और इसकी सारी, ये सारी जो 17 चीजें हैं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान किए गए हैं, जो हमारे संविधान में ऑलरेडी लिखित है। उसी चीज सर आवाज को, कम आ रही है, सर आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, एक नहीं मिनट। सर, बढ़िया आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ठीक आ रही है। कोई ऐसे बीच में ना बोले प्लीज, सभी कंटिन्यू। कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, आप अपने चेक करें पहले, कोई ऐसे ना कहें। आवाज आ रही है, अब आ रही है। आ रही है सर, पहले भी ठीक आ रही थी सर आ रही है। आप हाँ कंटिन्यू। जी। आ रही हाँ अब आ रही है सर। है, ओके, ठीक है। तो ये जो है ये जो है सबसे पहले, वो कहते हैं नो पॉवर्टी, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। मतलब भाई गरीबी नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए प्रावधान बाबा साहब ने ऑलरेडी कर चुके हैं, और वहां पे संविधान में है। जीरो हंगर मतलब कोई भूखा ना सोए, ठीक है। तीसरी चीज है, तीसरी चीज है हेल्थ, जिसे कहते हैं हम अपना आरोग्य। चौथी है एजुकेशन, एजुकेशन पे तो बाबा साहब ने सबसे ज्यादा एम्फोसिस भी रखा है, और उन्होंने एजुकेशन के लिए सारे रिजर्वेशन की प्रावधान भी कर रखी है। जेंडर इक्वेलिटी की बात जब करते हैं हम, मतलब समानता, महिला और पुरुष दोनों को, और हिंदू कोड बिल के तहत वो दिया गया है। छठी जो है, सभी को क्लीन वाटर और सैनिटेशन, मतलब जो सुविधा होती है सोच और इस सब की, वो स्वच्छ होनी चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसे कहते हैं, 7वां नंबर पढ़ रहा हूं मैं, कि स्वच्छ जो हमें एनर्जी मिलती है, जैसे एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेस हैं। बायोगैस लीजिए, आप ऑयल लीजिए, डीजल लीजिए, बहुत सारे जो जितने भी हमारे सोर्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी कैसी रहनी चाहिए, अफोर्डेबल। मतलब आज के तहत जो हमें गैस भी मिलती है, चूल्हा, चूल्हे के लिए जो आम आदमी तक, हम पहले 400 रुपए में जो सिलेंडर मिलता था, वो अभी 1000 रुपए में जो चल रहा है, उसी को कहते हैं अफोर्डेबल। मतलब एक आम आदमी को भी ये अफोर्ड होना चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो वेजेस लॉज दिए थे कि हर किसी को एक मिनिमम वेज रहना चाहिए, जिससे आपको, जिसे कहते हैं कि परचेसिंग पावर जो रहती है, डेवलप होती है। एक अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए, एक अच्छा शिक्षण और अच्छा रहन सहन करने के लिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है कि इनोवेशन इस वक्त पूरे विश्व में अगर आप देखो तो भारत एक ऐसा देश है आज जहाँ सबसे ज्यादा इनोवेशन पे जोर दिया जा रहा है, और बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स
जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, एकेडेमिया है, वहां से चलने चालू हुए हैं, और वो बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी इस देश में अभी आज बहुत ज्यादा एम्फोसिस रखा जा रहा है। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, मतलब जो भेदभाव है वो कम हो। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल मतलब जिसे कहते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग, जिस वो इसके जो सस्टेनेंस जो फिलोसफी है, सस्टेनेंस मतलब ये जो हम कहते हैं ना, आत्मनिर्भर आजकल जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, वही चीज जो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को उन्होंने कहा है कि भाई आप खुद सस्टेन करो। कोई भी चीज जो खुद अपने आप को सस्टेन कर पाती है, वो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। और उसमें कम्युनिटी को भी जोर दिया गया है यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स में। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन मतलब जो भी, जैसे हम कहते हैं ना, लाइट, अगर फैन, लाइट या एसी, ये सब जो चल रहा है, अगर आपका उस कोई वहां नहीं बैठा हो, कोई यूज ना करे, तो उसे बंद कर दिया जाए। सो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन भी जो भी करो आप, वो रिस्पॉन्सिबली, जो पानी वेस्ट ना हो, प्रॉपरली उसका नल बंद हो, वगैरह वगैरह, जो हमने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तहत ये किया है, वही सब आता है 12 में। 13 में आता है क्लाइमेट एक्शन। जो हम पेड़ काट रहे हैं, सो वो कटाई यूं ही ना हो। मतलब हम माउंटेन्स जो माइनिंग हो रही है माउंटेन्स में, जितने भी जो ट्राइबल लैंड्स है, और वो ट्राइबल लैंड्स को हस्तगत करके वहां पे सब जो माइनिंग और पूरा किया जा रहा है, उससे क्लाइमेट पे बहुत सारा असर हो रहा है, और वो असर निगेटिव हो रहा है। लाइफ बिलो वाटर, हम जो भी कुछ गंदगी है वो सारा नदी नाला में फेंक देते हैं, वो आखिरकार जाता है समंदर में, और उस कारणवश जो इकोसिस्टम है वो खराब हो रही है। लाइफ ऑन लैंड वो खराब हो रही है, ताकि पॉल्यूशन बहुत सारा बढ़ रहा है। 15वां नंबर, 16वां है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। मतलब सब जगह एक जिसे कहते हैं, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं कि जेल्फ है, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीज इनग्रेन्ड है ये यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स में। आप देखोगे ये 17 की 17 पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में उतारी गई है। और ये सारी 17 चीजों को लेके ये पूरे विश्व में जो भी फोरम्स है, जैसे एशियान ग्रुप होता है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो संघ होता है या ग्रुप होता है या फोरम होता है, ये सारे जो ग्रुप्स बने हैं वो सब इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए है, उनको एक अच्छे ऊंचे स्तर पे ले आने के लिए, और रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए। चलिए देखते हैं G20 का क्या महत्व है, और G20 है क्या। ये G20 मैंने ऊपर में अंग्रेजी में लिखा है, नीचे में हिंदी में आप पढ़ पाओगे। ये है G20, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच। ये एक मंच है, ये एक संघ है। ये सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। अच्छा, ये हमें जो अध्यक्षता मिली है, वो बाली इंडोनेशिया में 2022 में बहाल की गई थी, कि हमें प्रेसिडेंसी मिलेगी ये। और ये प्रेसिडेंसी हर एक राष्ट्र को 1 साल के लिए बहाल की जाती है। 1 साल वो अपने पास ये प्रेसिडेंसी रखता है। अब G20 जो है, ये समूह अंतरराष्ट्रीय, ये जो है अंतर सरकारी मंच है, जिसमें 19 संप्रभु देश, जैसे यूरोपीय संघ, अभी आप देखो हर जगह एक संघ लिखा है, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, ये सारे जो है ये सारे मिलके एक विशाल संघ बना रहे हैं। और वो संघ का मेन उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था। और ये वे अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए और बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। इसकी प्रमुख जो मुद्दे, जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। मतलब
सारा जो क्लाइमेटिक जो इश्यूज आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो वार्मिंग के तहत हम जो बोल रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। और उसके तहत कितनी सारी इनोवेशंस हमें करनी चाहिए, जिसको लेके ये सारे जो देश यहाँ पे मेंबर बॉडी पे रहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, और कितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करनी चाहिए या होनी चाहिए इसके तहत, उसके ऊपर चर्चा होती है। अब इसमें कितने देश है, यहाँ पे आपको देखोगे सूची दी है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन स्टार्टेड इन 1999। ये चला है 1999 से। और ये जो हमारी अभी की G20 समिट रही है भारत में, वो 18वीं समिट है, 18th। ये ग्रुप जो है, ये प्रभावशाली समूहों का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, मतलब जिसे कहते हैं जीडीपी, जीडीपी 85%, जिन ये सारे ऊपर जितने देश ऊपर जो लिखे हैं, उन सारे देशों का जीडीपी अगर मिलाते हैं तो पूरे विश्व का 85% जीडीपी बनता है। वो देश इकट्ठा आके ये G20 चला रहे हैं। और इसमें वैश्विक व्यवहार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब प्रतिनिधित्व कितने, 2/3 लोगों का, मतलब 66 to 67% लोगों का ये प्रतिनिधित्व करता है पूरे विश्व में। ये रहा है इस वर्ष का G20 का मेन। उन्होंने कहा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब आपने अगर देखा होगा, जहाँ पे जितने भी हमारे अ, जो डेलीगेट्स आए थे, उनका जहाँ पे अ, स्वागत कक्ष था, वो स्वागत कक्ष में पीछे में अष्टांगिक मार्ग का जो ये होता है, चिन्ह होता है बुद्ध के, इसमें वो उन्होंने लिया था। लेकिन वासुदेव कुटुंबकम, ये जो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसमें मेरी और कटके सर की भी काफी इसमें चर्चा हुई है। जैसे हम कहते हैं कि सब्बे सब्बे संता सुखी, मतलब सब, सारे जो है सारा विश्व सुखी हो, ये जो बुद्ध की एक ये है, उसी के तहत इन्होंने वासुदेव कुटुंबकम करके लिखा था। अब आता है इंडिया की प्रेसिडेंसी, 1 दिसंबर 2022 में चालू हुई थी, जैसे मैंने कहा था बाली समिट से। ठीक है। अब आते हैं कि ये सारा जो है, ये एक आपको उसका हिस्टोरिकल ये देना था कि आखिर G20 है क्या, G20 में होता क्या है, G20 किस लिए इकट्ठा आते हैं। आपको शायद एक छोटा सा क्यों ना हो बट ब्यौरा मिल गया होगा इस लेक्चर के तहत, इस कंसेप्ट के तहत, या समन, हमारे जो समन संघ का कंसेप्ट होता है, उसके तहत ये तो पता चला होगा कि उन्होंने भी एक आर्थिक व्यवस्था निर्माण करने के लिए पूरे विश्व में उन्होंने भी संघ बनाया है, और वो संघ के तहत काम करते हैं। और वो संघ का एक अपना नियमावली है, जिसे कहते हैं प्रोटोकॉल। जैसे हमने अपने विनय लगाए हैं, 10 विनय गोल्डन रूल जिसे कहते हैं, उन्होंने भी उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है, और वो प्रोटोकॉल के तहत ये सारी चीजें चल रही है। अब आते हैं, देखते हैं कि कॉमर्स एंड ट्रेड में इन्होंने क्या डिस्कस किया। अब आते हैं कि वो कहते हैं ये सारे जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीजों पे अहम फोकस डाला गया है। और वो ये चीजें जो है, ये चीजें आने वाले काल में
बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी देश में नहीं तो पूरे ये जो विश्व में यहाँ पे लगभग साधारणतः मैं अगर इनके जो भी सेशंस हुए हैं और की टेक अवेज हुए हैं उसमें कम से कम 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट की आने वाले 10 साल में ये सारे राष्ट्र मिलके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब ये करने के लिए आप प्रोजेक्ट्स किस किस क्षेत्र में चलाओगे। सबसे पहले क्षेत्र है बायोफ्यूल्स, मतलब अल्टरनेटिव जो बायोफ्यूल्स, और अभी जो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन या इथेनॉल बेस्ड जो व्हीकल्स आ रही है, ये सारी व्हीकल्स और ये सारा जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है, उस फ्यूल्स के बारे में वो नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। इस वाले पूरे सेशन में आज की लास्ट स्लाइड बहुत अहम रहने वाली कि हमने क्या करना है, समन के लिए इसमें क्या है, समनों के लिए क्या है। क्योंकि जब तक हमारे लिए क्या है हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमें करना क्या है। ये सब G20 जैसे जो संघ के फोरम्स होते हैं या समिट्स होती है, तो हमें क्या उससे लेना है, और ये हम तक कौन सी चीजें ऐसी पहुंच सकती है, कौन सी चीजें हम इससे लेके हमारी जो कम्युनिटी है उसको डेवलप कैसे करें। सो सेकंड जो है फार्मा और हेल्थ, फार्मा और हेल्थ केयर में काफी डेवलपमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स आने वाले काल में होने वाली है। रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसमें एयरटेल ऑलरेडी बड़े पैमाने पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी वहां पे वो अपना अस्तित्व बनाया है एयरटेल। और एयरटेल वहां पे है तो उनके पास ऑलरेडी एक बड़ा सा डेटाबेस है, और डेटाबेस होने के कारणवश वो बहुत सारी चीजें बड़े पैमाने पे करने के करने की इच्छा रखता है। जैसे सुनील मित्तल, उनका खास एक CNN IBN पे इंटरव्यू लिया गया था, आप देख सकते हो उस वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो और बहुत ही अच्छा उनके सोच विचार भी है। सोलर और बैटरीज में आने वाले कार में इसमें बहुत, क्योंकि सोलर एंड बैटरीज आपको बता रहा हूँ, दिल्ली और गुड़गांव और ये वाले क्षेत्र में अभी गवर्नमेंट ने एक GR लाया है कि वो अभी डीजल बेस्ड जो जनरेटर्स है वो बंद करने वाले हैं। तो ये सोलर एंड बैटरी बेस्ड वहां पे जो जनरेशन है, जो जो आज काफी सारे शॉप्स या घर में जनरेटर्स लगे हैं, उसको अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस के लिए सोच चल रही है, और वो इतना बड़ा बिजनेस उभरने वाला है आते हुए काल में, जहां पे हमारा जो समन संघ है, समन संघ के तहत हम इन सारी चीजों में बड़ा एक काम कर सकते हैं। सीरम्स एंड वैक्सीन, वैक्सीन में अब ये थोड़ा सा जो सीरम्स और वैक्सीन है, ये बहुत इन्वेस्टमेंट इसके लिए लगती है। इसमें हम आज कुछ नहीं कर पाएंगे, बट सिर्फ एक नाम आपको बताने के लिए, हाँ, एनवायरमेंटल साइंसेस में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आज के तहत एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के में सिर्फ एयर मॉनिटरिंग नहीं होती है, तो उसमें वाटर मॉनिटरिंग, ऑयल मॉनिटरिंग, वेदर मॉनिटरिंग, ये बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सॉफ्ट नॉक्स, और बहुत ये सारी चीजें होने वाली है आते हुए काल में। और इतना ही नहीं तो वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये सारा क्लाइमेट और एनवायरमेंटल साइंसेस में। और हमारे जो बच्चे हैं एनवायरमेंटल साइंस में आते काल में, चाहे वो MSc, M.Tech, B.Tech, BSc जो चाहे वो कर सकते हैं, और उसमें फ्यूचर आते हैं काल में कम से कम मैं बता सकता हूँ 25 से 40 साल कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। एजुकेशन एंड लर्निंग एंड एजुकेशन यूनिवर्सिटीज बहुत बड़े पैमाने पे खुलने वाले हैं बिकॉज ऑफ G20, ये जो अभी समिट हुआ है, और उसमें इसके ऊपर बहुत बड़ा उन्होंने एक बजट भी अलोकेट किया। क्रिप्टो करेंसी की जो पॉलिसीज है वो उन्होंने मिनिमम बेयर मिनिमम पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, और वो इंडिया लीड करेगी, इंडिया पॉलिसीज देगी,
और इंडिया जब करती है इन बैंकिंग या क्रिप्टो, मतलब आरबीआई का बहुत बड़ा मेजर रोल आते हुए काल में रहने वाला है। ये सारी इसलिए बातें आपको बता रहे हैं क्योंकि आप कहीं पे भी सर्विस कर रहे हो, आपको इन क्षेत्रों से कुछ कनेक्ट है, तो अब इसमें आपको आपकी छोटी छोटी नई कंपनियां खोलना चालू कर दीजिए। आपको इसमें और एक इंडस्ट्री सबसे बड़ी पैमाने पे खुलने वाली है, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म, जो शायद यहाँ लिस्टेड नहीं है, बट ये बहुत बड़े पैमाने पे ट्रैवल एंड टूरिज्म भी चालू होने वाला है, बिकॉज आपका ट्रैवल और टूरिज्म चालू है। चलिए अभी यहाँ पे कौन सी चार पांच चीजें हैं, और इसके बाद मैं आकाशदीप को कहूंगा वो आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा सा कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे वो, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छा पकड़ है, बहुत ही अच्छा ज्ञान है उनके पास, तो वो आगे अ, उसके बारे में बात करेगा। अब एक सबसे बड़ा अहम घोषणा हुई है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मतलब पूरी रेल लाइन बिछाई जाएगी भारत से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक, जिससे पूरा ये जो ट्रेड है आज जो शिप से होता है या एयर से होता है, ये लैंड से भी होना चालू हो जाएगा। और ये जब लैंड से होगा तो एक बड़ा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बेस जो ऑलरेडी तैयार है, और यहाँ पे जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनते हैं भारत में, उसको वहाँ पे निर्यात कर सकते हैं, जो भी प्रोड्यूस यहाँ पे होता है। सो हमारे देश में आप इस वक्त समन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिक्कतें आएगी, नो डाउट, बट उस दिक्कतों पे हमें मात करना है, और उन दिक्कतों को मात करके एक इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ से लेना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है, डीपीआर कैसे बनाना है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, इसके बारे में हम एक अलग सेशन करेंगे ही करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप इन्वेस्टमेंट लेके कैसे आप आपका छोटा क्यों ना हो एक व्यवसाय खोल पाओगे। ये कॉरिडोर बहुत अहम कॉरिडोर है। जब सम्राट अशोक के समय में हम जिसे कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी, और 33% जीडीपी हमारा हुआ करता था भारतवर्ष का, बस वही हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अभी से चालू करेंगे तो हमें एक बड़ा आते हुए काल में बहुत अच्छी एक संधि मिलेगी। और जितने हमारे इंटरनेशनली लोग जो बसे हुए हैं, उनको उनको इकट्ठा करने का एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है, और इससे हम आगे चल के समनों के लिए ये एक बहुत ही अहम चलने वाली चीज है। अभी अफ्रीकन यूनियन, मैं यहाँ खुद गया था अफ्रीकन यूनियन में, जब जोहान्सबर्ग, बोत्सवाना, इथोपिया में। आपको बताता हूँ, ये कॉन्टिनेंट करीबन 1.3 बिलियन का 52 देश है इसमें, और ये 52 देश जो है, यहाँ पे सारी अंडर डेवलप्ड, लार्जली जो कंट्रीज है यहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। और यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट्स होता है, वो का सारा इन्वेस्टमेंट्स गारंटीड और पेमेंट्स गारंटी होता है आईएमएफ के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के थ्रू। और जितने भी काम वहाँ पे चलते हैं वो यूनिसेफ के थ्रू भी चलता है, रेड रेड क्रॉस के थ्रू भी चलता है। ये सारी जो है वहाँ पे काम बड़े जोरों से करती है। सो इस वक्त अफ्रीकन यूनियन, मैं अभी कुछ चीजें यहाँ पे खुल के नहीं बात कर सकता हूँ बिकॉज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, बट इस वाले ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट में हमें समन भाई बहनों को बहुत जल्दी अपनी वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत अनिवार्य है। कुछ चीजें जब हम संगीति लगाएंगे फिजिकल, जहाँ पे मतलब इकट्ठा बैठ के जब बात होती है, ये वाली ये 55 मेंबर ब्लॉक जो होता है, ये इनका ये क्या है और ये काम कैसे करता है,
इन सब चीजों पे मैं वहां पे बात करूंगा। आज यहाँ पे पब्लिक फोरम में वो चीज नहीं रखूंगा। मैं सिर्फ 2 स्लाइड्स पे बात करने वाला हूँ, ये और इसके बाद का। उसके बाद आकाशदीप बात करेंगे। ये समिट जो है, ये क्लाइमेट जो है, जो हम कह रहे हैं ना कि लाइक जैसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के तहत जितनी भी हमारी क्लाइमेटिक जो हम क्लाइमेट को खराब कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक की का यूज बहुत ही बड़े पैमाने पे करते हैं, या हम ऐसे फ्यूल्स यूज करते हैं जिससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है। आज अल्टरनेट फ्यूल्स की, जैसे आज देखते हैं हम, बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है, सीएनजी आपके दिल्ली में चलती थी, अब इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, जिसका मतलब नॉइज से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रिक कार की वजह से नॉइज नहीं आ रही है, ना तो धुआं निकल रहा है। एवरीथिंग इज वेरी क्लीन एंड ग्रीन। और इसमें रिन्यूएबल जो है, रिन्यूएबल एनर्जीज में बहुत सारा विंड से बनाया जाने वाला, सोलार से बनाया जा रहा है, जैसे सोलार, फिर बैटरी, जैसे इन्वर्टर्स वगैरह है। इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जाके, जैसे आप देख रहे हो जितने भी हाईवे चल रहे हैं, वो हाईवे के दोनों साइड में सोलार पैनल्स लगा के हम सारी एनर्जी टैप करके वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े हम, जब रोड कॉरिडोर्स बनते हैं तो इंडस्ट्री में बाजू में फल फूलती है। और लास्ट का जो है, बिगर रोल फॉर द रिफॉर्म्ड वर्ल्ड बैंक। अब ये बहुत अहम है, इसे थोड़ा सा मैं पढ़ के बताऊंगा। कि वो ये कह रहे हैं कि इंडिया प्रेसिडेंट अर्ज 20 G20 लीडर्स टू एक्सपैंड द वर्ल्ड बैंक्स लेंडिंग कैपेसिटी। अब वर्ल्ड बैंक से जो उधारी पे पैसा उठाते हैं, वो थोड़े ज्यादा पैमाने पे बढ़ाए, और वो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स जितनी भी है उनको लोन्स एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना से जो लोन मिलती थी, वो अल्टरनेटिव वर्ल्ड बैंक से मिले, और ना कि लोगों को चाइना पे निर्भर रहे। इसके कारण और उन्होंने ये एक बात रखी है कि वर्ल्ड बैंक अभी यहाँ पे ये करे, तो लोन्स ज्यादा दे। Efforts to boost the balance sheets and reform the governance of the Washington-based multilateral lenders were a central issue at the summit in New Delhi। ये थोड़ा सा, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा। इसके आगे समन भैया के लिए क्या है, ये जो है, ये बहुत अहम है। लास्ट, हमें एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की बहुत जरूरत है। अगर मुझे अभी पूछा गया कि समन के लिए G20 में इस वक्त क्या है, इस वक्त की अगर बात करोगे तो इस वक्त अभी तुरंत कुछ नहीं है। बट हमें एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है कि हमें एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर स्वॉट एनालिसिस करो, SWOT, तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट में अगर बात करोगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आउटवे करती है। सो इस वक्त वो ये कहते हैं कि जितने भी स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स के बारे में हमारे आकाशदीप अभी आगे बात करेंगे, कौन से स्टॉक्स में अभी हमें इन्वेस्ट करना है, कौन से स्मॉल स्टार्टअप बिजनेसेस हमें अभी खोलनी है, कौन से एजुकेशन और इकोनॉमिक स्किल सेट्स हमें डेवलप करनी है, और हमारे कितने सारे डिजिटल वेंचर्स हमें बनाने हैं, ये बहुत अहम रहने वाला है। ये स्लाइड आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर हम एक दिन भर का सेशन ले सकते हैं, पूरी जिंदगी बना सकते हैं सिर्फ इस 7 पॉइंट पे। और ये इतनी अहम रहने वाली है, क्योंकि अगर हम ये डेवलप ना करें और ये हम ऐसे बिल्ड ना हो, तो मैं कहता हूँ हम सोशल करते ही है, बट जब तक, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक G20 के तहत एक अपॉर्चुनिटी आई है। अब इसके बाद का सेशन मैं अक्षयदीप को सौंपता हूँ। अक्षयदीप, आप ले जाइए। ठीक है। तो अभी तक सर ने आपको काफी सारे पहलू बताए हैं। ये जो G20 समिट है, इसका होने ना होने से हमको अभी आज की तारीख में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम खुद को उतने बड़े पैमाने पे कैसे ऑपरेट करें समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम यहाँ बैठे बैठे अफ्रीका में कोई रास्ता बनेगा, कोई
व्यापार में बढ़ोतरी होगी, उसका फायदा कैसे लें, ये प्रश्न चिन्ह है। तो इसका एक सरल माध्यम है इन्वेस्टमेंट्स। आप यहाँ बैठे विश्व में कई और अन्य कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी दूसरा प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? देखिए, सीधी बात है, आप के पांचों उंगलियों का साइज समान नहीं हो सकता। भले हम सब समान हैं, हम सब इक्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए एक मत हुए हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि हमारे ही अपने परिवार में पांचों रिश्तेदारों के समान मत नहीं रहते और समान नौकरियां भी नहीं रहती है। सबके अलग अलग रोल्स हैं, नौकरियां हैं, प्रोफेशंस हैं, करियर्स हैं। किसी ने ज्यादा सम्मान कमा लिया तो किसी ने ज्यादा पैसे कमा लिया तो किसी ने एवरेज किया है। तो अभी एक रिश्तेदार दूसरे के रिश्तेदार के ग्रोथ से कैसे फायदे ले सकते हैं? डायरेक्टली तो नहीं ले सकते। क्या करेगा? ज्यादा से एक बार मांगेगा मदद फाइनेंशियली, दो बार मांगेगा, तीन बार मांगेगा, उसके बाद तो ऑब्लिगेशन लगता है। बट इसी के पैरेलल में एक और तरह की भागीदारी होती है जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश कहते हैं। निवेश मतलब आपके पास कंपनी कल उठ के क्या करेगी कहने का अधिकार ना रहे, लेकिन कंपनी के उतार चढ़ाव में आप भी फायदा ले सकते हैं, तथापि आपका भी नुकसान हो सकता है। नुकसान शब्द सुनते ही हमारे लोग इतने डर जाते हैं, का दिल कलेजा इतना धक धक करने लगता है कि भाई वो आगे और कुछ सुन ही नहीं पाते। तो जरूरी है कि आप हमारे पौराणिक शिक्षाओं का पूरा फायदा लें। अपने मन की क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए जो भी आपको समय देना सही लगे उतना आप, अभी जो पहले बात कर रहे थे शिविरों की, विपश्यना, आनापान, ये हमारी पौराणिक परंपराओं में से एक है। हमारी ये हेरिटेज है और इसका डिमांड इतना है कि अगर आप यूएस में आज भी देखेंगे तो न्यूरो साइंस में इसको यूज करके लोग पब्लिकेशंस निकाल रहे हैं। नॉन स्लीप डीप रेस्ट प्रोटोकॉल, बिना सोए गंभीर अवस्था में जाके आराम लेना, इस चार शब्दों को डालोगे और उसमें वो जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है वो सब अगर आप एक्चुअल में रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपको घूम फिर के मिलेगा कि आनापान विपश्यना का एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी एक और ऑथर है, रिक हैंसन, पीएचडी, एक्चुअल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनके भी बुक्स है न्यूरोधर्मा करके। आज की तारीख में सबसे ज्यादा करुणामयी अगर कोई है तो वो 100% यूनानिमसली अक्रॉस कॉन्टिनेंट लॉर्ड बुद्धा को ही मानते हैं। हर सेंटिएंट बीइंग को वो मानते हैं। ये सबको जोड़ने के लिए मैं स्टॉक्स में क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि उतार चढ़ाव में डर से बार बार लॉस को बुक करने का जो टेंडेंसी आता है कि भाई मेरा 100 रुपया डाला, उसका 80 तो मैं बचा लूं। वो 80 रुपये बार बार, अब अगर 20 रुपया लॉस, 30 रुपया लॉस, 50 रुपया लॉस, उसी के बदले 10 रुपया, 10% लॉस, 20% लॉस, 30% लॉस के चक्रव्यूह से कैसे बाहर आओगे? उसका पौराणिक उत्तर है, सॉल्यूशन है कि आप अपने अनचाही मनचाही दोनों अवस्था में मन की समता बनाए रखें। लेकिन अभी मैं फोकस करूंगा ऑन इन्वेस्टमेंट्स। मेजरली अभी तक हमने क्या बात किया है कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो अरेबिक ब्लॉक है, उन तीनों को लगता है कि हम यानी भारत यानी रिपब्लिक ऑफ भारत या इंडिया, जो भी आप समझो, इज अ बेटर मोर ह्यूमैनिटेरियन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। तो ये सब लोग घूम फिर के हमसे ज्यादा लेन देन रखना चाहते हैं। तो इसके लिए ऑल द इंडियन कंपनीज दैट विल बी gradually revealing in their annual general meeting reports that they have gotten such and such order in Africa, such and such order in Arabia, such and such order in Europe. All these companies we need to be more and more taking in our portfolio. ये कंपनीज कौन हैं? ये ऑर्डर मिलने के बाद ही अपने एजीएम में रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन भाव उससे पहले ही मार्केट को पता चल जाता है। कौन सी कंपनीज हैं जिनका वीक ऑन वीक स्टॉक्स बढ़ रहा है इन रिलेशन टू दीज पैरामीटर्स? इज इट बिल्डिंग अ रोड दैट इज कनेक्टिंग एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, और इज इट ओपनिंग some kind of a special exclusive business tie up with Africa? एयू यानी अफ्रीकन यूनियन, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, ये जो मार्केट प्लेसेस है, यहाँ पे कोई अगर स्पेसिफिक मोट है या स्पेसिफिक इनका एक्सक्लूसिव लाइसेंस है टेक्नोलॉजी भारत में लाने का, या फिर भारत का कोई माल उधर निर्यात करने का, आयात निर्यात में,
एक्सपोर्ट करने में अगर कोई इनको स्पेशल एडवांटेजेस है, ये लोग पब्लिसाइज करेंगे, और वो पब्लिसाइज करते ही इनका भाव भी बढ़ेगा। लेकिन ये सब होने के बाद हमारे लोग क्या देखते हैं कि भाव बढ़ रहा है तो घुसते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते फिर उनको लगता है कि कितना और बढ़े, हम देखते हैं। अच्छी बात है, लोभ के चक्कर में फंस जाओगे, और अगर आपने देखा नहीं कि ये न्यूज कितनी सच है तो बह जाओगे, और बह गए तो फिर जब नीचे आने लगेगा तो डर जाओगे। ये लोभ और भय के चक्रव्यूह में लोग डर जाते हैं। तो उसका एक और सोल्यूशन बताता हूँ। किसी एक कंपनी के साथ में पूरी जिंदगी की कमाई कभी भी मत डालना, महीने की पूरी कमाई भी कभी भी मत डालना किसी एक कंपनी पे। कितना भी आपको कॉन्फिडेंस आया, कन्विक्शन आया, हम लोग थोड़ी डायरेक्टली अंबानी के रिश्तेदार, अडानी के रिश्तेदार या मोदी के रिश्तेदार तो डायरेक्टली है नहीं। तो उतार जब चढ़ाव हो रहा है तो कितनी तेजी से नीचे गिरेगा हमें तो पता नहीं। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स में, इंडाइसेस में डालिए। अभी म्यूचुअल फंड इंडाइसेस में कौन सी कंपनीज हैं जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का फायदा उठाती हैं? दैट इज एनवायरमेंटल सोशल गुड, यानी ईएसजी। इस कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड में आपको लगे कि भाई ये जो खंड है 30, 25, 50, 100 कंपनियों का, इनमें मैं अगर लगाऊं और 6 महीने में ये मैक्सिमम नीचे 15% गया और फिर ऊपर कितना परसेंट गया, 10 साल में इसका कितना रिटर्न आ रहा है, 5 साल में कितना रिटर्न आ रहा है। मोस्ट ऑफ द ईएसजी फंड्स 5 या 8 साल पुराने ही है। ये ईएसजी कॉन्सेप्ट जो है इतना ज्यादा पुराना नहीं है इंडिया में, उससे पहले यूएस में आ चुका है। ईएसजी फंड्स का एक मेजर मैंडेट है, रिन्यूएबल कंपनीज में ये लोग ज्यादातर अपना एलोकेशन देते हैं, या फिर ऐसी कंपनीज जिसमें प्रदूषण कम हो रहा है, या तो प्रदूषण कम खुद करे या तो प्रदूषण किए बिना अपना कारोबार करे। ऐसे कंपनीज है एनवायरमेंटल सोशल गुड, ईएसजी। ये एक मार्ग हो गया। दूसरा हो गया कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने का ट्रैक रिकॉर्ड। कौन से ऐसे कंपनीज हैं जिनका इंटरनेशनली कंस्ट्रक्शन करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे शपुरजी पलंजी हो गया, एलएनटी हो गया, कैपेसाइड इंफ्रा हो गया। ये जो इंफ्रा वाले कंपनीज का म्यूचुअल फंड है उसमें आप जा सकते हैं। तो अभी इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना भी हो सकता है। मुद्दे की बात है कि आपको अपने ऊपर, अपने भावनाओं के ऊपर समता रखनी है, और आपको लगना चाहिए कि मैं इसमें 5 एक साल अड़े रहूंगा, क्योंकि 5 साल के होराइजन में ही इन्वेस्टमेंट होता है। जनरली 5 साल, 10 साल, जितना लंबा आप पकड़ के रखोगे उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कम हो जाता है और आपका रिटर्न बढ़ने लगता है। वापस बता रहा हूँ, ये एशियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और अरेबिक यूनियन, ये तीनों को चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से डर लगता है। चाइना ने इन तीनों देशों के पोर्ट्स में जा जाके इतना लोन दिया है, और वो लोन देने के बाद जब वो पोर्ट्स और वो कंट्रीज डिफॉल्ट करती हैं, जैसे श्रीलंका है, तो वहां पे डिफॉल्ट होने पर चाइनीज नेवी पहुंच जाती है। तो ऐसा कर करके चाइना ने अपने मिलिट्री को थ्रू लोन लेंडिंग एंड थ्रू मिलिट्री बेस एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा खुद का नेटवर्क बना लिया है, जिसके कारण अभी लग रहा है कि सब लोगों को हमसे मित्रता बढ़ानी है भारत से। तो इसके लिए भारत में सबके साथ में ट्रेड होने की संभावना 100%, 100% है। अभी आपको देखना है कि आप कितना होराइजन तक किस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा अपना हम्बल एनालिसिस है। इस एनालिसिस में बहुत कुछ छूट चुका है क्योंकि समय की भी पाबंदी है और अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मैं ऐसा कोई भी स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या परिवार के साथ में अपने जोखिम की क्षमता और अपने निवेश रहने की अवधि, 5 साल, 10 साल, 15 साल किस तरह की है, और उस अवधि में आपको 15 साल बाद बिटिया की शादी करानी है या 20 साल बाद किसी की पढ़ाई के लिए कुछ तोड़ना है, कुछ इन्वेस्टमेंट तोड़ना है, तो वो किस तरह से हो सकता है, कितना आपको फिक्स्ड अमाउंट में रखना है। अभी जैसे फिक्स्ड अमाउंट कैसे होता है, मैंने आपको दो मेजर कैटेगरी बताया था, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। तीसरा भी एक है, उसको कहते हैं यूलिप्स। यूलिप्स में मोर्टेलिटी चार्ज ज्यादा है, लेकिन यूलिप्स में आपको एक तरह का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाए और इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, तो इस तरह से यूलिप्स होते हैं। यूलिप्स में भी आप जाके अगर ईएसजी फंड्स में कौन सी यूलिप्स ऑपरेट कर रहे हैं पूछेंगे तो आप कर सकते हो। ईएसजी फंड हो गया, इंफ्रा हो गया। अभी जैसे जितने जितने भी बातों के ऊपर राजेश सर ने बात किया, उससे रिलेटेड बास्केट ऑफ कंपनीज कौन से फंड्स ने ज्यादा करके रखा है, जैसे कि अभी ये जो आपका अलग अलग फार्मा कंपनीज है, ये हो गया।
अभी स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, तो बिजनेसेस किस तरह के होंगे जो इस ओवरऑल एनवायरनमेंट में काम आए? या एक तो सीधी बात है, अगर आपके पास अरेबिक स्किल है तो आप एज अरेबिक इंटरप्रेटर अपने आप को यूट्यूब में और फेसबुक में अगर आप प्रॉपरली एड्स देते हो, तो अरेबिक इंडिया ट्रेड बढ़ाने के लिए आपके खुद के बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है एज ए फ्रीलांस। सिमिलरली दूसरे कौन से बिजनेस हो सकते हैं? तो अगर आपका ट्रेड का बिजनेस है, सॉरी ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, तो अगर आप आपके टूर्स एंड ट्रैवल्स के एड्स को पर्टिकुलरली यूरोप और अफ्रीका के बिजनेसमैन के हिसाब से अगर आप पोजीशन करते हो कि फॉर गेटिंग बिजनेसमैन टू गेट प्रॉपर बुकिंग इन इंडिया, आप उनको कैसे हेल्प करोगे, उनकी भाषा में अगर आप एड रन कर सकते हो तो आपका भी बिजनेस ग्रो हो सकता है। अभी इसमें बात यह है कि स्मॉल बिजनेसेस का अपना अपना रिस्क एपेटाइट है, अपना अपना एडवर्टाइजिंग का एक रेंज है, बजट है। तो ये सबको उनको हेल्प करने के लिए बातचीत करते रहना पड़ेगा, कि कॉन्वर्सेशन बढ़ाना पड़ेगा कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो, आप कैसे उसमें रोल ले सकते हो। कोई आके आपके हाथ में लड्डू पकड़ाए ना, रिलायबल हो, तो उसके लिए आपको अपना खुद का एक ब्रांडिंग मार्केटिंग का एक एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। हर वीक में आपको अपना एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट करना पड़ सकता है। क्या एज अ संघ, अगर हम अपने लोगों का जो पोस्ट है उसको बूस्ट कर सकते हैं, लाइक दे सकते हैं, इसमें कुछ खर्चा ही नहीं है। और अगर आपने एक दूसरे में कोई इंटरेक्शन लिया है, किसी का हेल्प लिया है, अगर किसी ने कोई स्मॉल बिजनेस है उसका, जैसे कि कोई दुकान है, कोई अगर ऐसे जैसे टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी है, तो उनको रेफरल दे सकते हैं कि भाई अगर आप में से समनों में से कोई अगर एक जा रहा है टूर घूमने जा रहा है खुद विदेश में, और वहां पे जाके वो किसी कॉन्फ्रेंस में जाता है, उस कॉन्फ्रेंस में किसी दूसरे समन को रेफरल दे सकता है। इसी तरह से जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफी इफेक्टिवली ऑपरेट करता है कि अपने कम्युनिटी के दूसरों को बाहर के लोगों के सामने प्रशंसा करना। देखिए, मंगल मैत्री के बारे में तो लॉर्ड बुद्धा ने बताया है, हर प्राणी के प्रति करुणा रखना। तो अपने लोगों के प्रति करुणा रखेंगे क्या, क्यों हिचकिचाना? पहले अपने लोगों के प्रति करुणा रखेंगे और अपने लोगों के बिजनेसेस को तीसरों के सामने ज्यादा प्रमोट करेंगे, तो हम भी इस पूरे G20 के माहौल के फायदे ले सकते हैं। रियल एस्टेट में मैं एग्जैक्टली इतना ऑपरेट नहीं करता हूँ, तो रियल एस्टेट में जो समन ऑपरेट करते हैं उनकी नजर में क्या अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं, उनको एक दिन सेशन लेना चाहिए। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, सबसे पहली बात बता देता हूँ कि जैसे तीन चार अलग अलग कल्चर्स का अगर मेल मिलाप करना हो, उनको अगर एक प्लेटफॉर्म पे आना हो, तो आजकल वेब डिजाइन बहुत पॉपुलर है, बिना वेबसाइट के कोई किसी की पहचान पे मानता है। तो अगर आप वेब डिजाइन रिलेटेड स्किल्स रखते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट रिलेटेड स्किल्स रखते हैं, तो फिर आप इन सब अलग अलग लोगों की भाषाओं में वेबसाइट खड़ा करके उन लोगों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर सकते हैं। डिजिटल वेंचर्स में, अभी डिजिटल वेंचर्स में बहुत कुछ ऐसे शिफ्ट हो रहा है कि अगर आप डिजिटल में हाइपर लेजर, ब्लॉकचेन, ये सब अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब लेके अगर आप अपना खुद का एक नीश निकाल लो, तो उसमें बहुत जल्दी स्केलिंग भी होता है। डिजिटल वेंचर, ये दो शब्दों में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए, उसके लिए खुद का ही अलग सेशन लेना पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक एवरेज समन के पास अभी स्मार्टफोन आ गया है, लैपटॉप आ गया है, भले हाईएस्ट टेक्नोलॉजी नहीं हो, लेकिन काफी सारे समनों के पास एक्सेस टू इंटरनेट आ चुका है। ठीक है, हमें खुद को उतना ही सक्षम समझना है जितना कि कोई और हो। हमें खुद को उतना ही क्यूरियोसिटी के साथ में, जिज्ञासुपना के साथ में देखना है कि हम अपना गुणगान कैसे करें इंटरनेट में। दूसरे के बनाए पोस्ट को लाइक नहीं करके एक समन के बनाए पोस्ट को लाइक करें, या खुद एक पोस्ट बनाए जिसमें आप अपने बारे में बताएं। तो इस तरह से अपना डिजिटल फुटप्रिंट, अपना डिजिटल ब्रांडिंग बढ़ाते रहें। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय टॉक। एंड सुनने के लिए घना आभार। कोई भूल चूक हो गई हो तो फिर माफ कर दीजिए। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।